लगाने के लिए मैं क्वेश्चन जूम कर रखा हूं आपके सामने। तो क्वेश्चन लगाने के लिए शुरुआत हो जाइए। पहले क्वेश्चन के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपके सामने है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल, हमारे पृथ्वी के चारों तरफ देखोगे कि वायुमंडल जो है उस वायुमंडल में अलग अलग गैस पाए जाते हैं। यानी अधिकतम मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है ये आपको बताना है। तो अधिकतम मात्रा में पाई जाती है आपको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का परसेंटेज देखोगे 78% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। और ये देखोगे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखोगे ये हमारे वायुमंडल में पाया जाता है 20.94%। तो 20.94% को एवरेज में आप देखोगे 21% लिखा जाता है, 21%। ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड देखोगे, और कार्बन डाइऑक्साइड आपसे पूछे कितना पाया जाता है तो 0.03% पाया जाता है। लेकिन आप लोगों को क्या पता है कि अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो पूछ सकता है कि हमारे वायुमंडल में जो है वो कार्बन कितना, अगर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, सिर्फ कार्बन पूछे, कार्बन सिर्फ पूछे, तो वो पाया जाता है 0.02%। ठीक। ये 0.02% कार्बन पाया जाता है। अगर पूछे आर्गन, क्योंकि हमारे वायुमंडल में आर्गन जो अक्रिय गैस है सबसे अधिक पाया जाता है, और ये पाया जाता है 0.93%, जो कि लगभग जो हो जाता है 1% के करीब हो जाता है। ठीक। चलो आगे चलते हैं। रेडोन हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, डी। अगर हम बात करें हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन सूरज में देखोगे 71% पाया जाता है, यानी सन में, जो कि नाभिकीय संलयन द्वारा ऊर्जा उनका निकलता है। और पूरे यूनिवर्स में भी देखोगे सबसे अधिक हाइड्रोजन ही पाया जाता है। हाइड्रोजन जो है, और पूरे यूनिवर्स में भी सबसे अधिक हाइड्रोजन पाया जाता है, सबसे हल्का गैस है। और ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के जुड़वा बहन कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा बहन, तो पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, किसको कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को। शुक्र जो है इसे कहा जाता है, ये मान लीजिए सन है, ये हो जाएगा बुध, ये हो जाएंगे शुक्र, और ये हो जाएगा पृथ्वी। तो पृथ्वी के जस्ट नजदीक सबसे ग्रह कौन हो जाएगा? ये शुक्र हो जाएगा। ये मान लो अर्थ है। ठीक। यहाँ पर मंगल हो जाता है, और यहाँ पर एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। आगे आगे जो पाया जाता है बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आगे देखने को मिलता है। ठीक। ये शुक्र ग्रह हो जाएगा, जिसे सौंदर्य के देवता, ये सबसे चमकीला ग्रह भी है। और इसके वायुमंडल में देखोगे CO2 की मात्रा क्या है, CO2 की मात्रा आप देखोगे 95% से भी अधिक है, इसलिए सबसे गर्म ग्रह हो जाता है। ठीक। और यहां पर हो जाएगा, इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसे भी याद रखिएगा, शुक्र का और बुध का कोई उपग्रह नहीं है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए, 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पृथ्वी पर पराबैंगनी विकिरण को कम करती है? पराबैंगनी विकिरण बहुत खतरनाक विकिरण है, सूरज के प्रकाश के साथ पराबैंगनी विकिरण आती है। चलो क्या दिक्कत है? सबको हैप्पी न्यू ईयर, नए साल को सबको बधाई हो। नए साल में नए उमंग, नए जोश के साथ पढ़ाई करते रहिए, निरंतर लगातार रिवीजन करते रहिए, रिजल्ट पक्का होगा। पराबैंगनी किरण आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ओजोन लेयर जो समताप मंडल में मिलता है, इसे छान लेता है। ठीक। अगर ये पराबैंगनी किरण डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ती है तो स्किन कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। अगर जो नए नए पौधे उगते हैं उनका जेनेटिक्स बदलाव हो सकता है, वो खत्म भी हो सकते हैं, क्योंकि वो अभी नए होने वाले पौधे होते हैं, मतलब बचवा स्तर पर। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। ओजोन की जो मोटाई मापी जाती है डॉप्सन में मापी जाती है, और ओजोन ये पता होना चाहिए समताप मंडल में मिलता है। आगे चलते हैं। इसका सबसे बड़ा दुश्मन जो होता है ये क्या होता है? CFC होता है, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, जिसे फ्रियोन, कहां से? फ्रियोन से ये सब निकलता है, आपको ओजोन जो लेयर को हटाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ओजोन क्षेत्र कहाँ स्थित है? देखो आ गया क्वेश्चन। ओजोन जो छिद्र है ये कहां पर स्थित है? आर्कटिक के ऊपर या अंटार्कटिका के ऊपर? ओजोन छिद्र जो कहा जाता है, ये देखो ओजोन छिद्र मतलब एक छेद नहीं हुआ, ओजोन का जो लेयर है उसमें कमी जो हो जाता है उसे ही ओजोन छिद्र कहा गया है। और ये आपको देखोगे ये कैसा पृथ्वी बन गया, 1 मिनट। ओजोन जो है ये आपको कहाँ मिलेगा? अंटार्कटिका के ऊपर मिलेगा, ये दक्षिणी ध्रुव पर मिलेगा, आपको दक्षिणी ध्रुव पर देखने को मिलता है ना, दक्षिणी ध्रुव पर। बहुत अच्छा। गुड़िया कुमारी, अभी इस पर हम कहाँ से बात आपको करने लगे? अभी क्वेश्चन लगाइए प्लीज। हाँ। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा। ये जो होता है ये आर्कटिक क्या होता है? आर्कटिक होता है आपको उत्तरी ध्रुव, और ये आर्कटिक महासागर है, इसे याद रखिएगा। ये क्या है? महासागर है, बर्फ से जमा हुआ है, पिघल भी रहा है। अंटार्कटिका क्या है? ये आपको हो जाएगा महाद्वीप हो जाएगा, जो कि दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। सी बी। अरे यार, मतलब इसके आंसर देखो इसके ये देखो ऑप्शन, ये ऑप्शन जो है बी है, यहाँ ध्यान में रखना। सी यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, अगर सी सोचकर लगाए होगे तो यहाँ पर ऐसे सी कर लेना। ठीक।
दिक्कत नहीं है, आपको आंसर पता होना चाहिए, बाकी तो गोला रंगिए देंगे आप ऑप्शन देखकर। क्वेश्चन नंबर 4 लिख लीजिए। ओजोन परत का क्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? ओजोन डे हम लोग कब मनाते हैं? 16 सितंबर को मनाते हैं। 16 दिसंबर 1987 में देखोगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का शहर है। ओजोन को बचाने के लिए ये काम करता है। तो ओजोन परत का अवक्षय जो होता है ये किससे होता है, ये आपसे पूछ रहा है। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, फ्रियोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीएफसी हो जाएगा। इससे होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है और 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे मनाते हैं। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। इसकी मोटाई डॉप्सन में मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो। वर्ष 1915 में महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसने दिया था? महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत जो दिया गया था 1915 में, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आप सुन रहे होंगे। अलग अलग प्लेट जो थे अलग अलग टकराते भी है, जिसके कारण भूकंप भी आता है, और एक दूसरे से दूर भी जाते हैं तो भूकंप देखने को मिलता है। अगर वो समुद्र में देखने को मिले भूकंप तो सुनामी भी आ जाता है। ये जो दिया है प्लेट टेक्टोनिक वाला सिद्धांत जो दिया गया है, ये अल्फ्रेड वेगनर द्वारा दिया गया है। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी। गैलीलियो गैलीली ने किसकी खोज किया था? दूरबीन की खोज किया था। इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है। तो आगे चलते क्वेश्चन नंबर 7। समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ओजोन लेयर द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? O3 हो जाएगा, ओजोन लेयर द्वारा। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं 8। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है 22 सितंबर को होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो होता है 22 सितंबर को होता है। आपको जो दिन बराबर होते हैं, यानी कि दिन और रात बराबर होते हैं, वो 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। ये भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछे तो। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। अब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन हो रहा है तो कहीं ना कहीं दक्षिणी गोलार्ध में उसी डेट में आप देखोगे बड़ा दिन हो जाता है। तो आप देखोगे कि जो बड़ा दिन मनाया जाता है वो आपको कब मनाया जाता है? जब अ, हम यहाँ बड़ा दिन कब मनाया जाता है? ठंडे के दिनों में हम लोग यहाँ बड़ा दिन देखने को मिलता है। वही ऑस्ट्रेलिया में उस समय गर्मी पड़ रहा होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? ग्रीन हाउस प्रभाव आपसे पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए, थोड़ा लंबा चौड़ा ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। चलो यहाँ पर देखो, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। हाँ, ग्रीन हाउस प्रभाव में क्या होता है कि जो हम जीवाश्म ईंधन जलाते हैं या पेड़ की कटाई करते हैं, उसके कारण क्या होता है कि हमारी वायुमंडल में जो है CO2 की मात्रा इंक्रीज कर रही है। CO2 की मात्रा इंक्रीज कर रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि पृथ्वी जो है गर्म होते जा रहा है। ठीक, इसको ही क्या कहा जाता है? ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? भी सामान्य भाषा में सोचो तो पृथ्वी का जो वायुमंडल गर्म होना, जिसके कारण ग्लेशियर पिघलना, मौसम में परिवर्तन दिखाई देना, सूखा आना, ये सब जो होता है ये इसी का मुख्य रूप से CO2 की बढ़ रहा है परसेंटेज आपको वायुमंडल में, उसके कारण देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 10। टाइटन किस प्रकार के उपग्रह, किसका उपग्रह है? टाइटन जो है ये किसका उपग्रह है, ये बताना है। तो टाइटन जो है ये किसका उपग्रह है? नेपच्यून का, यूरेनस का, शनि का, शुक्र का। तो टाइटन जो है ये आपको है शनि का। शनि के चारों तरफ 7 को वलय पाया जाता है। शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों तरफ 7 वलय भी पाए जाते हैं। और शनि का सबसे कम घनत्व होता है, यानी कि आपसे ये पूछे कि सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का। और सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? अर्थ का होता है। तो शनि एक ऐसा ग्रह है, आप लोग जानते हैं शनि एक ऐसा ग्रह है जिसको पानी में भी छोड़ दिया जाए, हाइपोथेटिकली मानो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पानी में डालने पर भी कौन सा ग्रह नहीं डूबेगा? तो शनि नहीं डूबेगा। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा, सी। शनि आप लोग जानते हैं कि बृहस्पति के बाद पड़ता है शनि ग्रह के मामले में। ग्रह के मामले में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे पहला जो बड़ा ग्रह है वो हो जाएगा बृहस्पति, और बृहस्पति का ही एक आपको उपग्रह है गैनीमीड, जो सब सौर मंडल के सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक, डिमोस जो होता है सौर मंडल के सबसे छोटा उपग्रह होता है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11। 1 डिग्री अक्षांश बराबर होता है। 1 डिग्री अक्षांश किसके बराबर होता है? तो 1 डिग्री अक्षांश के बीच के जो डिस्टेंस माना जाता है वो 111 किलोमीटर होता है। क्या होता है? 111 किलोमीटर होता है, ये याद रखिएगा। 8 नंबर फिर से सर जी, 1 मिनट में देख लेता हूं, 1 मिनट रुक जाओ। अजब हाल है, ये जब नीचे चला जाता है तब आप लोग बोलते हो 8 नंबर फिर से सर जी। देखो देख लेते हैं क्या दिक्कत है। हाँ बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? कोई डाउट किसी को? हमको आशीर्वाद दीजिए एकदम। अभिराज तिवारी पटना एकदम साथ है, आशीर्वाद है। चौचक एग्जाम जाए आपका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। हमारे सौरमंडल में आकार के आधार, ये क्या बोल रहा है? हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, क्योंकि प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया था आपको 2006 में। 2006 में देखोगे प्लूटो को 52वां ग्रह घोषित कर दिया गया था, प्लूटो को। ठीक,
अब हमारे वायुमंडल में टोटल 8 ग्रह हैं, तो 8 ग्रहों में पूछ रहा है कि आकार के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान आता है। आकार के आधार पर पूछ रहा है तो पांचवा स्थान पर आता है, आकार के हिसाब से पांचवा है। इससे छोटा आपको कौन कौन ग्रह हो जाएंगे, इससे छोटा भी ग्रह तो है ना, तो पूछता है कौन कौन हो जाता है, तो मंगल छोटा है, बुध छोटा है और शुक्र छोटा है, ठीक। तो सबसे छोटा जो ग्रह है वो होता है बुध, और सबसे नजदीक भी है सूरज का, कौन हो जाएगा, बुध। और सबसे बड़ा जो ग्रह है ये हो जाएगा बृहस्पति। 12 के आंसर, क्वेश्चन नंबर 13, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। सो चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है। चंद्रमा के अध्ययन को सिन्नोलॉजी में चंद्रमा के अध्ययन हम लोग करते हैं, सिन्नोलॉजी में चंद्रमा का अध्ययन। चंद्रमा का एक पार्ट जो मात्र 59% दिखाई देता है हमारी पृथ्वी से, मात्र 59%, इसे भी याद रखिएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, प्राकृतिक उपग्रह, कौन सा, आपको चंद्रमा हो जाएगा, इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो। कभी कभी पूछा है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो चंदा और सूरज के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण हो जाता है, क्योंकि चंदा का प्रकाश नहीं दिखाई देना चंद्र ग्रहण होता है। फिर पूछता है सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब सूरज के प्रकाश नहीं दिखाई देता हमारे पृथ्वी से, उसे सूर्य ग्रहण, यानी सूरज और पृथ्वी के बीच में चंदा मामा आ जाएंगे, ठीक। चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 14, वायुमंडल में आर्द्रता मापने वाली कौन सी है। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापती जाती है ये कैसे द्वारा, बैरोमीटर द्वारा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है, वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इसका आंसर हो जाएगा, हाइग्रोमीटर द्वारा वायुमंडल में आर्द्रता मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। थर्मामीटर द्वारा ताप मापा जाता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्वेश्चन नंबर 15, मध्यरात्रि के सूर्य की भूमि के नाम से किसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन पूछता है कि उगते हुए भूमि कौन जाना था, सूर्य के उगते हुए भूमि के नाम से जापान जाना जाता है, क्योंकि सबसे पूरब में स्थित है जापान। और सूरज जो है पृथ्वी क्या है कि पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाता है, इसी के चलते देखोगे पूरब में आपको जो है सूरज भगवान उगते हैं। और ये पूछ रहा है कि मध्य रात्रि में सूर्य की भूमि के देश से कौन जाना जाता है, नॉर्वे को जाना जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन आगे देखो 16, देखो किस महासागर के मध्य में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा देखोगे, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा आपको ये 180 डिग्री जो देशांतर रेखा है इसे कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, और 0 डिग्री जो देशांतर रेखा इसे कहा जाता है समय रेखा, यानी कि टाइमलाइन कहा जाता है, ठीक। ये पूछ रहा है कि किस महासागर के मध्य से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता है, तो ये गुजरता है, आपको बताइए, प्रशांत महासागर। ये तिथि रेखा की बात कर रहा है, ध्यान में रखना, तिथि रेखा की, तो ये प्रशांत महासागर से। वही अगर पूछे कि समय रेखा कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका अटलांटिक महासागर के, यानी अंध महासागर जिसे आप लोग बोलते हो, ठीक। ये आपको हो जाएगा प्रशांत महासागर, सबसे बड़ा महासागर है, सबसे गहरा महासागर है, सबसे निचला इसका बिंदु है पृथ्वी पर, ये मरियाना ट्रेंच जिसे हम लोग कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और प्रशांत महासागर किस आकार का है, तो प्रशांत महासागर है ओ आकार का। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, अटलांटिक महासागर एस आकार का है, आर्कटिक महासागर सन के अकॉर्डिंग चलना है, कहीं कहीं आपको डब्ल्यू देगा और कहीं कहीं ऐसे एम भी दे देता है, लेकिन असल में ये डब्ल्यू आकार का होता है, ठीक। और हिंद महासागर भी आकार का है, ठीक। इस आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 19वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है। 19वीं नहीं, आपको 49वीं समानांतर रेखा जो है ये किसके किसके बीच में बॉर्डर निर्धारित करती है, तो ये हो जाएगा आपको संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच में। संयुक्त राज्य अमेरिका, सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, कनाडा है, लेकिन सबसे बड़ा, माफ करना, राज्य नहीं, देश है। सबसे बड़ा देश जो है जो कि तटीय रेखा सबसे लंबा उसका है, ये है कनाडा। और सबसे बड़ा देश पूछे तो वो हो जाएगा आपका रसिया, जिसका रसिया का कुछ भाग जो है ये एशिया में और आपको कुछ यूरोप में पड़ता है। चलो ठीक है, 17वीं समानांतर रेखा जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम के बीच में पड़ता है, इसे भी याद रखिए। 24वीं समानांतर रेखा के लेकर हम लोग के पाकिस्तान और इंडिया के बीच में झंझट चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, क्यांतरण चट्टानों में क्या परिवर्तन होते हैं। क्यांतरित चट्टान, देखो क्यांतरित चट्टान को रूपांतरित चट्टान भी हम लोग बोल देते हैं, जैसे संगमरमर हो गया। सर मेरा डाटा खत्म हो गया, कोई से भी कनेक्ट किया थे तो उसका भी डाटा खत्म हो गया है। अब एक लिए हम क्या करें बताओ, तुमको डाटा भेज दे। हाँ हाँ, सड़क नीति, हैप्पी न्यू ईयर। क्या आंतरिक चट्टान में क्या होता है, जब चट्टान बदलते हैं, रूप बदलते हैं, तो उसका संरचना तो बदलेगा ही बदलेगा, उसका गठन भी बदल जाता है, ठीक। यानी दोनों हो जाएगा, यानी कि दोनों में बदलाव होता है, यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। सी, दोनों बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, सेल का रूपांतरण कौन है। सेल जो है, सेल का रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से किसमें होता है। तो सेल के रूपांतरण निम्नलिखित पत्थरों में से होता है स्लेट में। किसमें होता है, स्लेट में होता है, इसे याद रखिएगा। चूना पत्थर से रूपांतरित कर संगमरमर भी बन जाता है।
क्वेश्चन नंबर आगे देखो 20। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? चलो क्वेश्चन लगाओ तो 20 के आंसर लगाइए सभी लोग। पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सभी लोग लगाइए। इतना बड़ा प्लानेट को पानी में डालने के लिए इतना पानी कहाँ से लाएंगे सर जी? अरे भैया ये कंपेयर किया जा रहा है। कभी कभी कहावत कहा जाता है कि समय पर गधा को भी बाप कहा जाता है। इसका मतलब ये थोड़े ना है कि गधा बाप बन जाएगा। ये एक वैज्ञानिक बताए कि पानी से भी घनत्व तो कम होता है, इसलिए इस ग्रह को पानी में भी डालेंगे तो तैरने लगेगा। सनी की बात किया जाए तो अधे इंसान हो। कहां से इतना बुद्धि दुनिया में ढूंढ कर तुम लोग लाते हो? अधे इंसान हो भैया। चलो इसमें क्या किया जाता है? पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा का अध्ययन किया जाता है। धन्य हो भैया तुम लोग। तुम्हारे जैसा चेला चपाटी मिल जाए तो गुरु का तो बलिदान ही ले लोगे तुम लोग। ठीक, आगे चलो बताओ। क्वेश्चन नंबर 21। पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे अधिक कौन सी धातु पाई जाती है? बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। यह धातु की बात कर रहा है। क्या बात करें? धातु। धातु की विशेषता होता है आघातवर्धनीय होता है, तन्य होता है, विद्युत के सुचालक भी होता है। तो यह पूछ रहा है कि पृथ्वी के क्रस्ट में, क्रस्ट सबसे ऊपर वाला भाग होता है, क्रस्ट जो पृथ्वी के सबसे ऊपर वाला भाग सबसे कम परसेंटेज पर पाया जाता है। ये बताना है कि क्रस्ट जो है ये सबसे अधिक है, इसमें कौन सी धातु? तो लगभग 46% तो तत्व में पूछे तो ऑक्सीजन मिलता है, लगभग 28% सिलिकॉन मिलता है तुम्हारा, वो तो धातु है नहीं। ये जो हो जाएगा एल्युमिनियम, आपके ऑप्शन में भी दिया है। एल्युमिनियम जो होता है लगभग 8% पाया जाता है, उसके बाद लोहा पाया जाता है लगभग 5%। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम सबसे अधिक पाया जाता है धातु में अगर पूछे तो। क्वेश्चन नंबर 22। विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम बताना है। देखो सहारा जो मरुस्थल है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में पाया जाता है, ये विश्व के सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। थार जो मरुस्थल है ये आपको मंगोलिया वाला क्षेत्र में मिलेगा, ये शीतकालीन मरुस्थल यानी ठंडा मरुस्थल है। ठीक, माफ करना, गोभी, गोभी जो मिलेगा मंगोलिया वाला क्षेत्र में। देखो कभी कभी टिक कुछ और लगाते हैं, दिमाग से कुछ और निकलता है, मुंह से कुछ और निकलता है, दिमाग में ध्यान में रखना कि सब सोच समझ कर। थार जो मरुस्थल है ये भारत के सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये भी गर्म वाला मरुस्थल है और सबसे अधिक घनत्व, जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल पूछे तो थारी मरुस्थल हो जाएगा। टकला मकान जो है, टकला मकान कहां पड़ता है? टकला मकान जो पड़ता है चाइना में ना। 22 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल तो वही गोभी हो जाएगा, ठंडा वाला। क्वेश्चन 23। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच के मध्य में कितना अंतर होता है? तो भारत के मानक समय जो है ग्रीनविच के बीच में देखोगे, ये रहा अपना मान लो हाइपोथेटिकल पृथ्वी, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये 82.5 डिग्री जो है ये हमारे 5 राज्यों से गुजरता है। ये अपना मान लो भारत है तो 5 राज्यों से गुजरता है, इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। 82.5 डिग्री के 4 से गुणा करोगे तो जो मिनट में निकल कर आएगा और फिर उसे घंटे में रूपांतरित करोगे तो तुम्हारे पास घंटा जो आएगा वो आएगा 5 घंटा 30 मिनट। 5 घंटा 30 मिनट हम पूरब में स्थित हैं, यानी कि हम कहाँ स्थित है? पूरब में, यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ सूरज निकलेंगे उसके बाद जाकर ब्रिटेन में निकलेंगे। तो 5.5 घंटा आपको यहाँ पर आंसर लगा देना होगा। 82.5 डिग्री से गुजरता है, 5 राज्यों से होकर गुजरता है, इसे भी याद रखिएगा। चलो इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लो। पृथ्वी के दोनों ध्रुव स्पर्श करने वाली काल्पनिक रेखाएं कहलाती है। पृथ्वी के दोनों ध्रुव है, पृथ्वी के दोनों ध्रुव है, ये देखो, ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, और ये दोनों को स्पर्श जो करती है उसे ही तो देशांतर रेखा कहा जाता है। इसकी संख्या 360 होता है। ठीक, देशांतर रेखाओं की। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25। ओजोन की परत वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? ओजोन जो लेयर पाया जाता है, ओजोन लेयर O3, वो पाया जाता है आपको स्ट्रेटोस्फीयर में। स्ट्रेटोस्फीयर मतलब संताप मंडल में। ठीक, समताप मंडल में पाया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी। आयनोस्फीयर से जो रेडियो तरंग होता है वो अलॉट कराता है। ठीक, आगे देखो क्वेश्चन ये कभी कभी पूछता है कि सबसे निचला जो है मंडल कौन सा है? तो क्षोभ मंडल है, जिसमें सभी मौसमी घटनाएं होता है, जैसे कि बारिश होना, बिजली चमकना, आंधी आना, तूफान आना, ये क्षोभ मंडल में होता है। क्वेश्चन नंबर 26। विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? विश्व के सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बताना है। तो यही अपना ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी द्वारा बनाया हुआ डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, और इसका सुंदरवन इसलिए नाम पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नामक वन पाया जाता है। सुंदरी नामक वन पाया जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सुंदरवन डेल्टा। ठीक, जैसे गांव में कभी कभी क्या होता है कि चेहरे से आदमी बोलता है, ये देखो कलुआ जा रहा है,
तो जो काला होता है उसको लोग बोल देता है ये देखो कलुआ जा रहा है, ठीक ना। थोड़ा से जो चंचल होता है उसको बोलता है ये देखो पगला जा रहा है। तो वैसे और जो लड़की थोड़ा बहुत बदमाश करते हो बदमाशी करते हो उसको बोलता है सब गांव में देखो ये पगली जा रही है, ठीक। तो वैसे ही होता है कि ये जो चीज है सुंदर वन, आपका इसका नाम पड़ा कहां पर, यहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, ठीक। हाँ, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सुंदर वन सबसे बड़ा आपको डेल्टाई क्षेत्र है ये मैंग्रोव वन वाला। क्वेश्चन नंबर 27, बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है। जो बार बार बाढ़ आता है इसका मुख्य कारण क्या है बताइए। क्वेश्चन नंबर 27 लगाइए, हलवा क्वेश्चन है, लगाइए। बार बार बाढ़ आना, एक तो मृदा अपरदन जो हो रहा है, मृदा की कटाई जो हो रहा है इसके कारण आ रहा है। वन उन्मूलन यानी वन की कटाई को हो रहा है, तो मिट्टी को वन क्या होता है यानी पेड़ पौधे जड़ से बांध कर रखते हैं, तो वन कटाई करोगे तो बेसिक सी बात है मृदा अपरदन होगा ही होगा। फिर होता है नदी के अवसाद, नदी क्या होता है कि अपने ही मार्ग में अवसाद जमा कर देते हैं जिसके कारण नदी आपको अपना क्या बदलते हैं, रास्ता बदल लेते हैं, जैसे कोसी नदी हो गया। तो ये सभी जो होते हैं ये कारण हो जाते हैं बाढ़ आने का। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी। क्वेश्चन नंबर 28, भूमध्य रेखा पर दो देशांतर के बीच की दूरी क्या होती है। लगभग में बताना है, लगभग में पूछ रहा है, तो लगभग में नुनवा सा बताओ, ठीक। भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर पूछ रहा है यानी विषुवत रेखा पर पूछ रहा है, ठीक। चलो बताओ। तो ये दो देशांतर के बीच की दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पर, ये देखो, ये जो देशांतर रेखा ऐसे खींचा होता है ऐसे, ठीक। अरे लमलोल हो गया जी, ये देखो, अरे ये भी लमलोल हो गया। ये जो पृथ्वी है सो ये देशांतर रेखा ऐसे एंगल पर खींचा जाता है, ठीक। तो विषुवत रेखा पर देखोगे ये इसके बीच की दूरी ज्यादा होता है, यह होता है 111.32 किलोमीटर। और वही देखोगे ध्रुव पर जाते जाते ये क्या होता है, चिपक जाता है, दूरी कम हो जाती है। इसका आंसर क्या होगा, लगभग 111 यानी 111.32 किलोमीटर, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना था। क्वेश्चन नंबर 29, पर्वतों के मध्य को क्या कहा जाता है। ये क्या पूछ रहा है भाई, पर्वतों के अध्ययन पूछ रहा है, मध्य नहीं। पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑन्कोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, कैंसर का ना करते हैं। और लिथोलॉजी, ये भी नहीं होगा। ओरोलॉजी और निथोलॉजी में हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं, यहाँ पर ओरोलॉजी हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओरोलॉजी में हम लोग पर्वतों का अध्ययन करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 30, एशिया महाद्वीप में गोरु गोरु नहीं गोभी मरुस्थल, एशिया महाद्वीप में गोभी मरुस्थल एक ठंडा मरुस्थल है जो कि निम्नलिखित में से किसका भाग है। एशिया के सबसे बड़ा मरुस्थल है और ये मंगोलिया का भाग है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सी हो जाएगा, मंगोलिया का। देखो पूरा डिटेल्स नहीं बताते चल रहे, यहाँ पर क्वेश्चन करा रहे हैं आप लोगों को, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, गलती तुम्हारा समझ में आएगा। थ्योरी बहुत पढ़े हो तुम लोग। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये बताना है। इसमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस रहेगा तो पृथ्वी का तापमान बढ़ाएगा। सबसे अधिक जो ग्रीन हाउस इफेक्ट पर आपको होता है, प्रभाव होता है, ये जलवाष्प के द्वारा होता है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो पृथ्वी को गर्म के लिए रहती है वो है जलवाष्प। और ये ऑप्शन में ना दे तो तुमको लगाना है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड मानव के कृत्य द्वारा और प्राकृतिक कृत्य द्वारा भी देखोगे इसकी आपको परसेंटेज बढ़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, ये जीवाश्म ईंधन जलाओगे तो ये जहरीला गैस होता है जिसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है। ये ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है क्योंकि ये तापमान नहीं बढ़ाता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, सीओ हो जाएगा, ठीक। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सी। क्वेश्चन नंबर 32, बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है। तो बलुआ जो पत्थर होता है, बालूयुमा जो पत्थर होता है, बलुआ पत्थर, ये किस प्रकार की चट्टान है। चट्टान जो कि अलग अलग विधि से बनता है और उसका रूपांतरण भी होता है। तो बलुआ पत्थर में देखोगे ये प्रकार का आपको क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। चूना पत्थर भी क्या हो जाएगा, अवसादी चट्टान हो जाएगा। अग्नि चट्टान आप देखोगे कि प्राथमिक चट्टान इसे कहा जाता है, ठीक ना। ये जो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनता है तो ये अग्नि चट्टान, ठीक। यांत्रिक चट्टान जो होता है ये अपना क्या होता है, अग्नि या अवसादी के जो भी चट्टान होते हैं ये अपना ताप और दाब के कारण रूप ही बदल लेता है, जैसे संगमरमर हो गया। ये सब आपको पता होना चाहिए। ये क्या हो जाएगा, अवसादी। और अवसादी चट्टान का एक खूबी है कि इसमें जीवाश्म भी पाए जाते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि कोयला किस चट्टान में पाया जाता है तो अवसादी, पेट्रोल किस चट्टान में पाए जाते हैं अवसादी, डीजल किस में अवसादी। 33 देखो, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से अलग किए गए समुद्र जल के विस्तार को क्या कहा जाता है। मुख्य समुद्र है, मान लो ये समुद्र है, इसके द्वारा एक संकीर्ण पट्टी द्वारा कुछ क्षेत्र अलग कर दिए गए। जैसे उड़ीसा वाला में तुमको देखने को मिलता है, यहां से समुद्र से पानी इसमें आ भी सकता है, इसमें से इसमें जा भी सकता है, ठीक।
और ये जो छोटा से पट्टी लगा रहता है, इसे जो ये बनता है, जो आपको इसे कहा जाता है लेगून। लेगून कहा जाता है। जैसे चिल्का झील हो गया आपको, एक लेगून झील है। जैसे पुलकट झील हो गया, एक लेगून झील है। ये लेगून झील, इसके आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब सबसे लंबी नदी और दिया है ऑप्शन, तो पूरा विश्व में पूछ रहा है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी होती है नील। विश्व की सबसे चौड़ी नदी होती है अमेजन। ठीक, ये सब आपको पता होना चाहिए। आज बहुत कम लड़का इसलिए है ना, क्योंकि बहुत से लड़का का होता है ना कि हैप्पी न्यू ईयर मना रहा है, तो थोड़ा समय लगता है ना। संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन सी है? संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील बताना है, तो लेक सुप्रियर। लेक सुप्रियर जो होता है, ये सबसे बड़ी झील होता है। ये संसार में सबसे स्वच्छ पानी की सबसे बड़ी झील। ठीक, कैस्पियन सागर ना खारे पानी के सबसे बड़ा झील है। साथ में अगर पूछे कि विश्व के सबसे बड़ा झील कौन सा हो जाएगा, वही कैस्पियन सागर हो जाएगा, और खारा भी है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व के उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? ये बताना है कि विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध में किसका नाम आता है? ऊंचा, लंबा नहीं पूछ रहा है, ऊंचा पूछ रहा है। विश्व के सबसे ऊंचे गुरुत्वीय बांध में इसका नाम आता है। सतलज नदी पर बनाया हुआ है भाखड़ा नंगल बांध। हीराकुंड बांध जो है, ये महानदी पर बनाया हुआ है ना, ये सबसे लंबा बांध है ना, लंबा। ठीक, लंबाई इसका 25 किलोमीटर के करीब पड़ता है। ये जो है भाखड़ा नंगल परियोजना, क्योंकि ये दिया हुआ है गुरुत्वीय बांध, इसलिए क्योंकि ये इस तरीके से बांध बनाया गया है कि वहां पर अगर भूकंप आता है तो उससे भी सुरक्षा इसको दे, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में है ना। तो ये 36 के आंसर क्या हो जाएगा? भाखड़ा बांध। भाखड़ा नंगल परियोजना आप लोग जानते हो, सतलज नदी पर। क्वेश्चन नंबर 37 देख लो, संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर जो है, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर है। तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका आपको लगाना होगा। ठीक, ज्यादा भाग आ जाता है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी नदी बताना है कौन सी हो जाएगी। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी यांगसी नदी। यांगसी, यांगसी नदी जो हो जाएगा एशिया की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी। चाइना वाला क्षेत्र में देखने को मिलता है। स्वांगहो नदी को चाइना का शोक कहा जाता है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी हो जाएगी। भारत के शोक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम है, जैसे कि पूर्वी राज्यों में ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है, जैसे असम वाला क्षेत्र हुआ। महानदी को उड़ीसा में शोक कहा जाता है। दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ऐसे आप देखने को मिलता है। ठीक ना, आप चलते हैं आगे। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी। भारत की सबसे चौड़ी नदी है आपको ब्रह्मपुत्र नदी। क्वेश्चन यहां पर देखो, क्वेश्चन नंबर 39, पृथ्वी तल के नीचे पिघले हुए चट्टान को क्या कहा जाता है? जो कि पृथ्वी तल के नीचे है, पिघला हुआ चट्टान है, इसे क्या कहा जाता है? मैग्मा कहा जाता है। जब यही ऊपर आकर फटता है तो उसे लावा हो जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा? मैग्मा हो जाता है। और ये मैग्मा जब जम जाता है तो चट्टान का रूप लेता है। क्वेश्चन नंबर 40, भूकंप को भी कहा जाता है, भूकंप को टेम्पर, कंपन, टिंचर। तो भूकंप एक प्रकार के क्या है? कंपन ना है जी। भूकंप यानी कंपन से ही बना है, यानी भूमि के अंदर जो कंपन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। जिसका मुख्य आधार क्या है? ज्वालामुखी भी हो सकता है, प्लेट टेक्टोनिक भी हो सकता है, ये सभी। इसके आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। कुछ मानव कृत्य भी हो सकते हैं, मानव द्वारा कुछ ऐसा काम, जैसे कि परमाणु बम फेंक देना, उससे जो आपको एनर्जी निकलता है, उसके कारण जो होता है, जो कंपन आता है, वो भी आपको हो सकता है। तो मानव कृत्य भी हो सकता है। सर आज नुनुआ लग रहे हैं, ये देखो क्या बोल रही है। आज नुनुआ लग रहे हैं। अरे हम बुढ़ऊ हो गए हैं, हमारा एज बहुत ज्यादा है, 41 साल उम्र हो गया, हम नुनुआ लग रहे हैं। पृथ्वी के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? पृथ्वी के अधिकांश जो सक्रिय ज्वालामुखी है, प्रशांत महासागर के रिंग्स ऑफ फायर में पाई जाती है। ठीक, ये प्रशांत महासागर में सबसे अधिक ज्वालामुखी भी होता है, सबसे अधिक भूकंप भी आता है। क्वेश्चन नंबर 42 देख लो, सुनामी नाम किसे दिया गया? सुनामी अभी देखो, अभी फिलहाल देखो कि जापान में आया है भूकंप, न्यूज चैनल में तुम लोग देख रहे होगे कि आया हुआ है। ठीक, ये देखोगे कि सुनामी जो नाम है ये कहाँ है? ये जापानी है। जापानी मतलब सुनामी नहीं, माफ करना, ये क्या है? सुनामी, भूकंप मैं आ रहा हूं नहीं। समुद्र के नीचे जो तरंग का कंपन होता है, जिसके कारण क्या आता है आपको? जो सुनामी आ जाता है तट तट वाला क्षेत्र में देखोगे तो। ठीक है ना, ये क्या हो जाता है? एक प्रकार का क्या है बताओ? तो ये जो सुनामी होता है, ये क्या होता है? ज्वारीय तरंग होता है, या समुद्र के नीचे तरंगे? समुद्र के नीचे भी तरंग होता है, लेकिन समुद्र के नीचे जो कंपन वाला जो तरंग होता है, उसे ही सुनामी होता है, यानी समुद्र के नीचे जो भूकंप आएगा। ठीक,
हाँ, समुद्र के नीचे जो भूकंप आएगा उसे ही तो कहा जाता है ना सुनामी। सुनामी जो है ये आपको जापानी शब्द से मिला हुआ है। समुद्र के नीचे जो तरंग वाला भूकंप होता है वो यहाँ पर भूकंप लिख लेना, ये जोड़ लेना एक चीज, उसके कारण आता है। और एक प्रकार का ये ज्वारीय तरंग होता है, उसका विशेषता है ज्वारीय तरंग, मतलब कि आपको ज्वार की तरह आपको आता है, मतलब ज्वार भाटा होता है ना, जब समुद्र की तरफ पानी आता है बढ़कर आता है तो वो ज्वार जो होता है, ये भी वो विशेषता में हो गया। क्वेश्चन नंबर, भूकंप का कारण क्या है? भूकंप के कारण क्या होता है? भूकंप के कारण देख लो, भू परिभ्रमण, भू घूर्णन, ये विवर्तनिक होता है। प्लेट टिक्टोनिक, प्लेट टिक्टोनिक, प्लेट जो अलग अलग अपने में टच होते हैं, अलग अलग जो प्लेट है, ठीक, जैसे मान लो यूरेशियन प्लेट हो गया, भारतीय प्लेट से टक्कर खा रहा है, हिमालय की लंबाई बढ़ते जा रहा है, कंपन आता है हिमालय वाला क्षेत्र में, भूकंप भयंकर तरीके से। इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 44 देख लो, भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? भूकंप का केंद्र होता है विकेंद्र, अपकेंद्र। तो भूकंप का अपकेंद्र क्या होता है? एक एक भूकंप का केंद्र के जस्ट लंबवत दूरी जो होता है, यानी आप देखो पृथ्वी के सतह का वह बिंदु जहां भूकंप उद्गम केंद्र के ऊर्ध्वाधर होता है, यानी कि ये मान लो भूकंप यहाँ आया, इसके ऊर्ध्वाधर जो भूमि यहाँ पर जो अनुभव तुम करोगे उसे ही तो कहा जाता है अपकेंद्र, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी हो जाएगा। 45, विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा हो जाएगा? इक्वाडोर में एक ज्वालामुखी पड़ता है, ये हो जाता है माउंट कोटोपैक्सी। माउंट कोटोपैक्सी जो ज्वालामुखी है या माउंट कोटोपैक्सी जो है, ये देखोगे ये विश्व के सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है, इक्वाडोर में देखने को मिलता है। किलीमंजारो तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा, उसका पूर्वी भाग में देखने को मिलेगा, ठीक ना। आ, एटना जो होता है इटली का है, फ्यूजियामा जो पर्वत है ये जापान में देखने को मिलता है, ठीक। इसके आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक ऐसा ज्वालामुखी जिसके फिर से फटने का उम्मीद नहीं है, यानी कि एक ऐसा ज्वालामुखी है जो फिर से इरप नहीं हो सकता है, फट नहीं सकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो मरल ज्वालामुखी कहा जाता है, यानी कि विलुप्त ज्वालामुखी कहा जाता है। ये क्या होता है? निष्क्रिय हो जाता है, यानी सक्रिय नहीं होता है, ठीक। नेट खत्म हो गया 100%। तो और तुम लोग सुनो, और तुम लोग आज 1 जनवरी था, तुम लोग को पता था ना कि क्लास कराएंगे, नेट खत्म हो गया और तुम लोग लगाओ काचा बादाम। चलो क्वेश्चन नंबर 47, भूकंप के परिमाण को मापने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? सो भूकंप को मापने के लिए किस साधन का प्रयोग किया जाता है? मापन के लिए किया जाता है सिस्मोग्राफ, पर बताता है कि कितना तीव्रता के भूकंप आया है, ठीक। इसका आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 48, काले वन पाए जाते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट, एसआई में भी क्वेश्चन बन चुका है, दो दो बार, बिहार पुलिस में एक बार बन चुका है, बीपीएससी में भी पूछा हुआ है कि जो ब्लैक फॉरेस्ट पाए जाते हैं ये कहां पर पाए जाते हैं? जर्मनी में पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करता है वो किस प्रकार का वन है, उसका क्या नाम है? क्योंकि चक्रवात जो समुद्री क्षेत्र में आती है वो उसका अवरोध करता है, नहीं आने देता है, ये जो हो जाता है, यह मैंग्रोव वन होता है। मैंग्रोव वन होता है, जैसे कि सुंदर वन हो गया, मैंग्रोव वन, इसके जड़ें जो होती हैं काफी अंदर तक गई रहती है और जो पानी आता है उसके अवरोध के रूप में काम करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे सूक्ष्म स्थान जो पड़ेगा वो कहां पड़ेगा? तो वो दक्षिण अमेरिका के एक देश है चिली, चिली में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी। और पृथ्वी के सबसे आर्द्र स्थान पूछे कहां पड़ता है, तो मेघालय का मानसीराम जो है ये सबसे ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, यानी पृथ्वी के सबसे आर्द्र स्थान है। क्वेश्चन नंबर 51, ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? ज्वारीय जो वन होता है इसे क्या कहा जाता है? जो ज्वारीय क्षेत्र में होता है उसे कहा जाता है आपको मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन जो ज्वार वाला क्षेत्र समुद्र के किनारे देखोगे, ठीक। आगे देखो 52, निम्नलिखित में से रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का जो प्रयोग किया जाता है यह भी क्या होता है? भूकंप के परिमाण बताता है, भूकंप के परिमाण बताता है, रिएक्टर स्केल का इसलिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। 53, पहाड़ों पर उगाए जाने वाले मुख्य फसल कौन सी है? जो पहाड़ों पर उगाई जाएगी उसमें से मुख्य फसल जो हो जाएगा जिसमें कि पानी भी थोड़ा सा मिले, ठीक। और पहाड़ों पर मकई नहीं उगाया जाता है, कभी देखो पहाड़ पर मकई उगाते हुए नहीं, ज्वार भी नहीं, ये सब खरीफ फसल है। मटर भी नहीं उगाया जाता है, उगाया जाता है शकरकंदी। शकरकंदी जो हो जाता है ढलान वाला क्षेत्रों पर भी, पहाड़ पर भी, आपको समतल वाला क्षेत्रों पर भी। तो पहाड़ पर मुख्य रूप से शकरकंदी उगाया जा सकता है। इसका आंसर सी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 54, वातावरण में क्लोरोफ्लोरो उत्सर्जन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी प्रथम प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? प्रथम जो प्रोटोकॉल हुआ था क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि आपको जो तुम्हारा ओजोन लेयर है उसको बचाने के लिए 16 को सितंबर को हुआ था। 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 16 सितंबर को 1987 में। इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन डे भी हम लोग मनाते हैं। मॉन्ट्रियल कहाँ के शहर है? कनाडा का शहर है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए। क्वेश्चन नंबर 55, वनों में वृक्ष का एक निश्चित मौसम में अपने पत्तों का त्यागना क्या कहलाता है? हमारे भारत में सबसे अधिक जो वन पाया जाता है पर्णपाती वन पाया जाता है, यानी एक समय एक मौसम में अपना पत्ता वो गिरा देता है फिर से और बाद में जाकर उसमें पत्ता आता है, यानी कि पर्णपाती वन। एक समय में जो वन है ऐसा जिसका पत्ता गिर जाता है वो पर्णपाती वन होता है। सदाबहार वन क्या होता है? पत्ता वो भी गिराता है लेकिन वो क्षेत्र होता है सदाबहार वन वाला जहां पर हमेशा क्या होता है? हरियाली रहता है। जैसे कि पश्चिमी घाट हो गया, अपना पूर्वी क्षेत्र हो गया, माने पूर्वी राज्य देख सकते हो, पूर्वी राज हो जाएगा, हिमालय के तराई कुछ क्षेत्र हो जाएगा, अंडमान निकोबार हो जाएगा, लक्षद्वीप में कुछ हो जाएगा, सदाबहार वन ये सब मिलता है। ठीक, रेड डाटा बुक आईयूसीएन जो है रेड डाटा बुक जारी करता है जिसमें से विलुप्त, संकटग्रस्त ये सब जीवों के बारे में बताया जाता है। तो संकटग्रस्त पौधे और जीवों के बारे में बताया जाता है। ये जो होता है ये आपको आईयूसीएन द्वारा रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन 57, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है कर्नाटक में। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। कौन से बायोस्फीयर? तो सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन था? ये नीलगिरी। तो नीलगिरी का ही तो हिस्सा है कौन भैया? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। नीलगिरी चंदन की लकड़ी के लिए फेमस है। क्वेश्चन नंबर 58, भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना सबसे अधिक योगदान किस गैस का होती है? देखो आ गया क्वेश्चन, भूमंडलीय तापमान में जिस गैस की सबसे बड़ा योगदान होता है उसका नाम बताना है, ये हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इससे भी अधिक जलवाष्प की मात्रा जो है वायुमंडल में वो करती है, लेकिन असल में ये CO2 देता है, तो CO2 है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी। क्वेश्चन नंबर 59, क्योटो प्रोटोकॉल का प्रथम शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? अगर तुमसे पूछे कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब हुआ था? प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन दिया तो 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ था। बट आपसे ये पूछ रहा है कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में हुआ था। क्योटो कहाँ के शहर है? जापान का शहर है। तो ये जो हो गया ये 1997 में हुआ था सम्मेलन। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी हो जाएगा। कहीं ना कहीं ग्रीन हाउस गैस से संबंधित था ये। क्वेश्चन नंबर 60, उत्तम कोटि और सर्वोत्कृष्ट गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा है? सबसे अच्छा कोयला कौन सा इसमें है? सबसे अच्छा कोयला इसमें से, इसमें कार्बन का परसेंट अधिक पाया जाता है, तो ये सबसे सर्वोच्च अच्छा गुणवत्ता वाला कोयला जो होता है ये एंथ्रेसाइट होता है। एंथ्रेसाइट। ठीक, भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट को कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक कौन सा कोयला पाया जाता है? बिटुमिन्स कोयला पाया जाता है। पीट जो होता है कोयला ये सबसे गैल गुजरल कोयला होता है। ठीक, इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एंथ्रेसाइट कोयला हो जाएगा। कोयला का सबसे बड़ा जो रिजर्व पाया जाता है ये भारत में कौन से राज्य में? तो ये पाया जाएगा आपका छोटा नागपुर वाला क्षेत्र जो है झारखंड में सबसे अधिक पाया जाता है। क्वेश्चन 61, विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? तो विश्व के सबसे बड़ी कोरल रीफ जो पड़ता है ये ऑस्ट्रेलिया के सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है, यानी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। ग्रेट बैरियर रीफ कोरल रीफ है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी। क्वेश्चन नंबर 62 देख लो। चलो क्वेश्चन नंबर 62 लगाओ। चलो बताओ। अरे आए थे बाइक से, बड़ा ठंडा लग रहा था जी, इसलिए टोपा पहनना जरूरी था। तब बढ़िया से तुम लोगों का मना ना हैप्पी न्यू ईयर। बढ़िया से लिट्टी चोखा कोई खाया होगा, कोई उसी में पनीर खाया होगा। एगो फोटो भेजी थी लड़की कि हमारा घरे बना है, रसगुल्ला बना है, खीर बना है, पूड़ी बना है, दलिया वाला पूड़ी बना है, सब फोटो खींच कर भेजी थी। बोली थी सर जी खा लीजिए, मतलब जब खाने के समय आएगा तो खिलाने का नहीं। फिर यार विजय लिख रहा है नो ही। पहले क्या होता था कि जब 1 जनवरी मनता था तो हम लोग भी नदी के किनारे जाते थे, एकदम पनीर उनीर बनाते थे, एकदम छौक के भुजिया उजिया बनाते थे, पूड़ी उड़ी छानते थे एकदम चौचक। ठीक ना, दोस्त लोग आता था, इनवाइट किया जाता था, खाने के लिए आना है, आता था, सब खाता था एकदम बढ़िया से, पहाड़ के तीरी में या नदी के तीरी में बनाया करते थे। ठीक, लेकिन अब बुढ़ा गया, अब वो जमाना ही चला गया, का ही किया जा सके। पटना में नहीं सर जी, पटना में, हाँ पटना में हम हूँ है यार, कहीं बोले घरे रहते तो कुछ थोड़ा बहुत खाने पीने वाला भी बढ़िया सामान मिलता। पटना में कहीं किया जाए, एक रूम में बंद होकर जो लाइफ भी गुजारा हो रहा है ना,
मतलब कहीं बोला जाए दिल का चोट रह जाता है। मैग्नेटाइट जो है ये अयस्क होता है, मैग्नेटाइट लोहा का अयस्क है। मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट, ये जो होता है ये सब क्या होता है, ये लोहा का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, विश्व में सबसे लंबी महाद्वीपीय रेलवे कौन सी है? विश्व के सबसे लंबी महाद्वीपीय, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में भी चला जाएगा, तो ये ट्रांस साइबेरियन रेलवे जो है ये विश्व के सबसे लंबी, एक रूस से निकलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 64, सुएज नहर किसको किसको मिलाती है? जो सुएज नहर है ये किसको किसको मिलाती है, ये बताना है। सुएज जो नहर है ये किसको किसको मिलाती है, चलो बताओ। हलवा क्वेश्चन है। स्वेज नहर जो मिलाती है ये किसको किसको मिलाती है? तो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है ये स्वेज नहर। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? जिब्राल्टर को कहा जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ? बी। जो एशिया का और यूरोप से जो कनेक्शन कम दूरी कर दिया गया यही स्वेज नहर हो जाएगा। इस पर मिस्र का अधिकार है। इजिप्ट का। क्वेश्चन 65, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य किनको जोड़ता है? देखो आ भी गया। जिब्राल्टर को क्या कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। तो जिब्राल्टर जो जलडमरू मध्य है ये किसको किसको जोड़ता है ये बताना है। चलो ये भी लगा लो, क्वेश्चन नंबर 65 लगा लो। ये जोड़ता है अटलांटिक महासागर को भूमध्य महासागर से। अटलांटिक महासागर को जोड़ देता है भूमध्य महासागर को। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? जिब्राल्टर। क्या होगा? चलो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, किस देश को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है? लैंड ऑफ थाउजेंड लेक्स। ये किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि जिसे कहा जाता है इसका नाम है फिनलैंड। फिनलैंड में बहुत छोटा छोटा झील है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हजार झीलों की भूमि कहा जाता है। मध्यरात्रि के देश किसे कहा जाता है? जो उगते हुए आपको सूरज, तो वो तो मैंने करा दिया आप लोगों को क्वेश्चन, नॉर्वे वाला। क्वेश्चन नंबर 67, सुंडा जलडमरू मध्य किन के बीच स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य को चोक कर दिया जाए तो एशिया का व्यापार प्रभावित हो जाता है। सुंडा जलडमरू मध्य किसके किसके बीच में स्थित है? सुंडा जलडमरू मध्य जो है ये किसके किसके बीच में स्थित है ये बताना है। ये है जावा और सुमात्रा के बीच में। ये दोनों जो है जावा और सुमात्रा दोनों पे इंडोनेशिया का अधिकार है, इंडोनेशिया का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 168, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत, अरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा हो जाएगा, और क्या होगा? गोवा जो हो जाएगा सबसे छोटा होगा क्षेत्रफल की दृष्टि से। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान हो जाएगा। तो गोवा इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर्स का सदस्य है? सेवन सिस्टर्स का सदस्य इसमें से बताना है। लूसेंट का बैच जो है एप्लीकेशन पर कर दिया गया है, 5 जनवरी से आपका शुरुआत होने वाला है। 15,000 एमसीक्यू लूसेंट का एक एक कोना कोना छान दिया जाएगा एमसीक्यू के माध्यम से। साथ में टेलीग्राम पर भी 15,000 एमसीक्यू होगा जो कि दोनों डिफरेंट टाइप का होगा। यानी जो पीडीएफ में मिलेगा डेली 100 क्वेश्चन का टेस्ट वो अलग होगा, और टेलीग्राम का जो होगा वो अलग होगा। काफी अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर जी टेलीग्राम वाला सेम क्वेश्चन होगा? जी नहीं, क्योंकि आपको टोटल हमको लगभग आपको लूसेंट का ऐसा एक भी पॉइंट मुझे नहीं बचने देना है जिससे आपको ये दिक्कत हो कि सर ने क्वेश्चन नहीं कराया था, इसलिए लूसेंट का बैच है। इसमें 15,000 एमसीक्यू पीडीएफ के माध्यम से मैं टोटल 150 पीडीएफ आपको देने वाला हूं, और क्यूज के माध्यम से आपको लगभग आपको जो मिलेगा 300 के करीब, 350 के करीब क्यूज मिलेगा जो टेलीग्राम पर, वहीं पर लिंक दिया जाएगा आपको एप्लीकेशन पर। चलो क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सेवन सिस्टर का सदस्य नहीं है? 7 बहनें कहा जाता है पूरब का, इसमें से है सदस्य है, सॉरी सदस्य है, ये त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा जो हो जाएगा सेवन सिस्टर का है। त्रिपुरा, असम, मेघालय, ठीक, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सेवन सिस्टर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देख लो, मिजोरम भी आता है। 70, भारत के दक्षिणतम बिंदु का नाम क्या है? भारत के दक्षिणतम बिंदु, दक्षिणतम बिंदु कहने का मतलब कि सबसे दक्षिण। अगर मुख्य भूमिका देता तो कन्याकुमारी लगा देते, लेकिन ये दक्षिणतम बिंदु दे रहा है, सबसे दक्षिणी बिंदु दे रहा है, ये हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, ग्रेट निकोबार इंदिरा पॉइंट। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। क्वेश्चन नंबर 71, अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से कौन चैनल अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला चैनल का नाम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री जो अक्षांशीय रेखा है ये अंडमान और निकोबार को अलग करता है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। पाक स्टेट श्रीलंका और भारत के बीच में पाया जाता है। मन्नार की खाड़ी भी भारत और श्रीलंका के बीच में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? म्यांमार से नहीं लगती सीमा, तो देखोगे मणिपुर लगता है, अरुणाचल प्रदेश लगता है, मिजोरम, नागालैंड ये सब लगता है, लेकिन आपको असम का सीमा नहीं लगता है।
असम के सीना नहीं लगता, इसके आंसर क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 73, भारत में सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यानी भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य पूछ रहा है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो ये अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व जो पूर्वी राज्य है सबसे ये कम है, लेकिन बिहार का, ये बार दरोगा में क्वेश्चन पूछा था ना, बिहार का जनसंख्या घनत्व यानी किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो बिहार का 1206 किलोमीटर स्क्वायर में लोग रहते हैं, 1206 जनसंख्या घनत्व है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में है? तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या जो पाया जाता है ये किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार का स्थान आता है। ठीक, अधिक जनसंख्या वाला देश राज्य जो है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन 75, निम्नलिखित में से किस राज्य को तीन तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है? बांग्लादेश से घिरा हुआ तीनों तरफ से जो राज्य है, जहां पर त्रिपुरी वंश ने शासन किया था, त्रिपुरी वंश के कारण ही इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा, और इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, त्रिपुरा हो जाएगा। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ छोटा राज्य है, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 76, भारत और पाकिस्तान के बीच में अंतरराष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की जाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, जो कि 1947 में निर्धारित किया गया था, जब भारत पाकिस्तान डिवाइड हुआ था, ये हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा, मैकमोहन जो रेखा है ये भारत और चीन के बीच में है, इसे याद रखिए, क्वेश्चन आपसे पूछता है तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन 77, कामाख्या जी का मंदिर, यहाँ पर अंबुबाची का मेला भी रखता है, कामाख्या जी के मंदिर पर अंबुबाची का मेला लगता है, और कामाख्या जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? वहीं पर स्थित है जहां पर असम है, यानी असम में ये स्थित है, यानी पूर्वी राज्य असम में। असम में एक ब्रह्मपुत्र नदी है जो कि सबसे बड़ा नदी वाला आपको जो है द्वीप बनाती है, जिसे मांजुली द्वीप कहा जाता है, ठीक ना, और सबसे छोटा उमनंदा द्वीप हो जाएगा। इसके आंसर जो नदी द्वारा बना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी। चलो, कामाख्या जी के मंदिर है। क्वेश्चन नंबर 78, गुजरात में रानी की बाव एक मशहूर है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इसे जोड़ दिया गया है गुजरात के रानी के बाव को, और ये क्या है, एक बावड़ी है। बावड़ी मतलब कि वहां पर लोग पानी भरते थे, बावड़ी है। रानी की बाव एक क्या है, मशहूर, गुजरात में स्थित है, ये एक बावड़ी है, इसका आंसर का सी। क्वेश्चन नंबर 79 देख लो, भारतीय मानक समय, भारतीय भारतीय मानक समय, भारतीय मानक मेरिडियन पर आधारित है, जो कहां से गुजरती है? ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से, जो कि 82.5 डिग्री अक्षांश जो देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा है, जो ये देखोगे ये आपको 5.5 घंटा आगे है, आपको मेरिडियन से, जो ग्रेट ब्रिटेन से पार होता है, वहां से आगे है, पूरब में स्थित है, ये इलाहाबाद के नैनी से गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग, तो पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को जो कहा जाता है भारत में, जो भारत में पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहा जाता है, इसे कहा जाता है को, ये क्या कहा जाता है, कोकण तट कहा जाता है। और उसके बाद मालाबार तट आता है, यानी कि दक्षिणी जो हो जाता है, मालाबार तट आ जाता है, ठीक है। इसके बाद कोरोमंडल तट आता है, जिसमें आपको देखो कि जाड़ों के दिन में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है। और उसके बाद जो उड़ीसा वाला तट होता है, उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, कोकण तट हो जाएगा, क्योंकि उत्तर वाला पूछ रहा था भाग ना, उत्तरे ना पूछ रहा है, उत्तरी भाग, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन 81, भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन से ज्वालामुखी है? बैरन है, बैरन है। बैरन ज्वालामुखी भारत के सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन आइलैंड। और ये कहां पर देखने को मिलता है? तो अंडमान द्वीप समूह में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप में। सो अंडमान द्वीप समूह में आपको देखने को मिलता है। आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। निकोबार में नहीं जी, क्या तुम लोग लगा रहे हो? केसन पर जो बैच है लूसेंट वाला, उसी में लिंक हम देंगे। पहले 4 तारीख को आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम वाला उसमें बनाया गया है, देखिएगा, उसी में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक ना। उस पर आपको जो भी होगा, लूसेंट का सिर्फ चलेगा, लूसेंट और एनसीईआरटी 9th 10th का साइंस का दोनों चलेगा, ठीक। यानी वो दोनों को पहले लूसेंट को खत्म किया जाएगा, फिर उसका सेक्शनल रिवीजन किया जाएगा, टॉपिक वाइज के साथ साथ सेक्शनल रिवीजन किया जाएगा, मिक्स देखा जाएगा, यानी कि 3 लेयर से टेस्ट से गुजरना होगा, तब जाकर आपको लूसेंट आप तमाम कर पाओगे क्वेश्चन के माध्यम से। भारत की सिलिकॉन वैली निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो भारत के सिलिकॉन वैली जो है ये बेंगलोर में स्थित है। सिलिकॉन वैली पूछ रहा है, साइलेंट वैली नहीं। साइलेंट वैली पूछता तो ये हो जाता आपको केरल में, जहां पर विविधता पाया जाता है, जैव विविधता अधिक मिलता है, ये हो जाएगा बेंगलोर में सिलिकॉन वैली। क्वेश्चन 83, भारत के सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में स्थित है? तो भारत के सबसे बड़ी सुरंग जो है ये आपको जवाहर सुरंग जो है जम्मू कश्मीर में स्थित है। हलवा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन नंबर 84, संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? संसार में सबसे दूसरा ऊंचा पर्वत शिखर जो हो जाएगा निम्नलिखित में से, दूसरा पूछ रहा है, चलो लगाओ इसका आंसर। संसार के सबसे बड़ा जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर होता है ये आपको हिमालय होता है, जिसकी लंबाई होता है 8,848.86 मीटर, जो कि हिमालय की ऊंचाई जो है आपको माउंट एवरेस्ट की है। उसके बाद गार्डविन ऑक्सविन जो पीओके वाला क्षेत्र में पड़ता है यानी K2 पड़ता है, उसकी लंबाई आता है, यानी कि दूसरा जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा K2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नल्ला मलाई पहाड़िया, अन्ना मलाई नहीं पूछ रहा, नल्ला मलाई, नल्ला मल्ला यानी नल्ला मलाई पहाड़ी जो पाई जाती है ये कहां पर पाई जाती है? आंध्र प्रदेश वाला क्षेत्र में मिलेगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैकाल पर्वत किस राज्य में स्थित है? मैकाल जो पर्वत है ये किस राज्य में स्थित है ये बताना है। तो मैकाल पर्वत जो पाया जाता है ये छत्तीसगढ़ वाला राज्य में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक। अजंता कहां पर मिलता है? तो वो मिलता है महाराष्ट्र में। क्वेश्चन 87, माजुली संसार की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, आ भी गया क्वेश्चन, देखो माजुली एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। तो माजुली जो है सबसे बड़ी नदी द्वीप है, जो कि किस नदी द्वारा बनाया जाता है? ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा, और ये असम में पड़ता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखो, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे लंबा तटरेखा है? सबसे लंबा जो तटरेखा वाला राज्य, यानी कि भारत का तटीय राज्यों की संख्या देखा जाए तो टोटल 9 है, यानी कि 5 आपको देखोगे इधर है, 4 आपको इधर पड़ेगा, यानी पश्चिमी पश्चिमी की तरफ सबसे ज्यादा तटीय रेखा है, तटीय वाला राज्य, जैसे कि आपको गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, आपको तमिलनाडु। फिर इधर पड़ेगा आपका आंध्र प्रदेश, बाद पड़ जाएगा आपका उड़ीसा, के बाद आपको पड़ेगा आंध्र प्रदेश पड़ता है, उड़ीसा पड़ता है, आपको कोलकाता यानी कि पड़ता है, ठीक। ये सब जो पड़ता है ये आपको पूरा वाला क्षेत्र में पड़ता है, ठीक। 9 टोटल राज्य है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर गुजरात के सबसे लंबा तटीय रेखा है, गुजरात के सबसे लंबा तटीय रेखा है। स्पीड इंक्रीज कीजिए सर जी बाबू। आप कितना स्पीड इंक्रीज कर रहे हो? हैं? अब कितना स्पीड इंक्रीज करे? तुम्हारा 10 बज गया और एक घंटा नहीं हुआ, इसमें से क्वेश्चन इतना करा दिए, घंटे में सारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अरे बोलो बोलो मत बोलो। सबसे छोटा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाता है? गोवा हो जाता है। राजसी, आप टारगेट बैच मत देखो आप, ठीक ना। टारगेट बैच में जितना देखना था आप लोगों ने देख लिया। टारगेट बैच में देखो मेरे चीज में नहीं है, वो जो टेक्स्ट बढ़ाया है उसके चलते देखने को मिल रहा है, ठीक ना। तो आप लोग एक काम करो कि जो वो अब हो गया, जितना तैयारी तुमको करना था, जो अब कोई न्यू बस ऐसा बैच आएगा कर देना। वो 15 तारीख तक वैसे भी डेट है। कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? कन्याकुमारी से कोलंबो जब जाओगे, यानी कन्याकुमारी भारत होगा, कोलंबो जो हो जाएगा श्रीलंका में हो जाएगा। इसको पार करने के लिए तुमको पाक जल डमरू मध्य यानी पाक की खाड़ी जो श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित है, इसे पार करना पड़ेगा, ठीक। पाक की खाड़ी कि मन्नार की खाड़ी पार करोगे? बताओ। मन्नार की खाड़ी भी तो स्थित है ना, और पाक की खाड़ी भी है। मुझे लगता है कि मन्नार की खाड़ी तुमको पार करने पड़ेगा, पाक खाड़ी नहीं, मन्नार की खाड़ी तुमको पार करना पड़ेगा। क्योंकि आप देखोगे भारत ये है और ये रहा श्रीलंका, और ऐसे यहाँ से तमिलनाडु से लोग जाते हैं कन्याकुमारी से, तो ये आपको मन्नार की खाड़ी से होकर जाएंगे ना, ऐसे आपको जाते हैं। कन्याकुमारी यहाँ पर स्थित है ना, यहाँ पर कन्याकुमारी स्थित है, तो ऐसे लोग जाते हैं यहाँ पर श्रीलंका जो स्थित है, तो मुझे लगता है मन्नार की खाड़ी पार कर आप जाओगे, यानी मन्नार की खाड़ी आपको हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 90, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में से सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी, अंडमान निकोबार। सर जो पढ़ाया है उसका पीडीएफ मिलेगा, पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ इसका जो मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल देता हूं इसका, और जो भी है। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। क्या नाम कैसन है? सैंडल पीक, सैंडल पीक। वैसे भी सैंडल जो होता है ऊंचाई होता है। और ये सैंडल के बारे में याद आया,
छोटी छोटी लड़की जो होती है इतना बड़ा बड़ा सैंडल पहनती है, समझ में ना था कैसे चल पाती है वो सब। हो हमने के तनी से जूता ऊंचा हो जाता है तो लगता है कि इधर उधर लड़खड़ा जाएंगे, थोड़ा भी आंधी पानी आएगा तो। वो सब का सैंडल देखोगे इतना पतला नीचे से होता है, और ऐसे एकदम मतलब कि एकदम ऐसे होता है, मतलब सैंडल यहाँ पर ऊंचा है, यहाँ पर ऐसे ऐसे हाँ ऐसे पैर होता है, पैरवा तो सबका सीधे होता है ना, टेढ़ कैसे हो जाता है हमको ना समझ में आता है। और पीछे से उठ जाती है मतलब सैंडल पहनकर, हमको ना समझ में आता है भाई उस पर बैलेंस कैसे लोग बना लेता है। और कभी कभी तो देखते हो तो भोजपुरी हीरोइन को देखते हो तो नाच भी लेती है, और हिंदी भी हीरोइन नाच लेती है, तो वो कैसे बना लेती है, ये तो बड़ा सोचे वाला चीज है। नंदा देवी जो किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी जो है पूर्णतः आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगी, उत्तराखंड में आपको नंदा देवी, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी हो जाएगा, नंदा देवी चोटी। क्वेश्चन नंबर 92 देखो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारद मुख बनाती है? ज्वारद मुख जो बनाती है इसमें से कौन सी नदी बनाती है, बताना है। एक हजार स्टूडेंट, दीपू मिश्रा, शिवान जी, 1,000 स्टूडेंट का ग्रुप बनेगा, काम चल रहा है, क्योंकि उसमें 3 टीचर रखना है, 3 टीचर, 3 टीचर रखना है, और ऑफलाइन में भी स्टार्ट हो रहा है, तो वही चीज आपको ऑनलाइन में भी मिलेगा, सब चीज आपको। 3 टीचर रहेंगे, खुद मैं रहूंगा और एक और मुकेश सर रहेंगे, यानी कि लगभग 4 से 5 टीचर रहेंगे, और बहुत ही स्पीडली थ्योरी विथ आपको क्वेश्चन को रिवीजन कराते हुए आगे बढ़ा जाएगा। तो हर चीज जल्दीबाजी में नहीं किया जाता है, ध्यान से। निम्न में से कौन सी नदी ज्वारद मुख बनाती है? ज्वारद मुख जो नदी बनाती है ये हो जाएगी पश्चिम की ओर, यानी अरब सागर में गिरने वाली नदी, आपको नर्मदा नदी हो जाएगी, ताप्ती नदी हो जाएगी, ये ज्वारद मुख बनाती है। बाकी गंगा गोदावरी महानदी ये सब डेल्टा ही बनाती है, डेल्टा बनाती है। अरे भाई थोड़ा धीरे इसलिए हो गया ना कि जल्दी जल्दी पढ़ा रहे, थोड़ा हमको भी सांस लेने का मौका दो तुम लोग, मतलब कि एकदम समझ सिर पर चढ़ जाते हो भैया, 2 मिनट थोड़ा डिले हो रहे हैं तो मान लो कुछ सोची समझ के हो रहे हैं। हाँ? अरे थोड़ा सोचने का दो। हिंदी में 10 क्वेश्चन दीजिए सर। अच्छा, कर्नाटक स्थित जोग प्रपात किस नदी पर है? कर्नाटक स्थित जो जोग प्रपात है ये किस नदी पर है? ये शरावती नदी है, ये सरस्वती नदी, शरावती नदी हो जाएगा, यहाँ पर शरावती नदी लिख लेना, ठीक। शरावती नदी कर्नाटक में जोग गोसप्पा जलप्रपात देखने को मिलता है, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन शरावती नदी लिख लेना, ठीक। क्वेश्चन 94, माउंट आबू जो कि एक पर्वतीय स्थल है कौन सी पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? माउंट आबू जो है ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, जहां पर जैन धर्म के दिलवाड़ा जैन मंदिर भी स्थित है, ये हो जाएगा आपको अरावली की। सबसे पुराना आपको पठार में आता है अरावली का, ठीक, आपको पहाड़ में सबसे पुराना जो हो जाता है, ठीक, ये आता है, अवशिष्ट है। क्वेश्चन नंबर 95, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम दिव्यांग भारतीय महिला, प्रथम महिला पूछे तो बछेंद्री पाल हो जाएंगे, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारतीय, प्रथम भारतीय 2 बार जो चढ़ी थी संतोष यादव हो जाएंगे, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दिव्यांग पूछे तो हो जाएंगे अरुणा सिन्हा, अरुणिमा सिन्हा हो जाएंगी। इसके आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? आपका ए हो जाएगा, अरुणिमा सिन्हा। क्वेश्चन नंबर 96, तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में इसका नाम सांगपो है, तो सांगपो कहलाती है। भारत में ये देखोगे ये कहां से? अरुणाचल प्रदेश से आती है, और भारत में इसे क्या कहा जाता है? ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 97 देख लो, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है? रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है, रास्ता बदलती रहती है, इसलिए भारत के इसे शोक कहा जाता है, इसका नाम है कोसी नदी। भारत का नहीं, ये बिहार के शोक कहलाती है, सॉरी मैं बार बार भारत बोल रहा हूँ, ये बिहार के शोक कहलाती है। बिहार के शोक जो नदी है ये कौन सी नदी होती है? आपको कोसी होती है, कोसी, ठीक। बी हो जाएगा। क्वेश्चन, और दामोदर को कहाँ का? बंगाल का शोक कहा जाता है। महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 99 देख लो, सांभर झील, सांभर एक लवणीय झील है, यानी खारा पानी का झील है, और ये बहुत पानी इसका खारा है सांभर झील का, और ये राजस्थान में मिलता है, राजस्थान का झील है सांभर। क्वेश्चन नंबर 100, भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी है? भारत की प्रसिद्ध जो लेगून झील है, जो कि समुद्र से कटकर जो बनता है झील, ठीक ना, संकीर्ण पट्टी द्वारा, ये भारत की प्रसिद्ध जो लेगून झील है ये चिल्का झील है, जो कि उड़ीसा में पड़ेगी। पुलिकट झील जो है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु वाला बॉर्डर पर पड़ता है। डल जो झील है यहां से देखोगे ये मीठे पानी की झील है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। और मानसरोवर जो झील है ये देखोगे तिब्बत वाला क्षेत्र में, जहां से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, सतलज और आपको सिंधु, ये सब आपको मानसरोवर झील से। तो ये सब आपको क्वेश्चन था, टोटल 100 क्वेश्चन मैंने कराया, इसके आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, चिल्का झील। इतने कम समय में 100 क्वेश्चन रिवीजन करा दिए, कम बात है जी यार। ऐसे ऐसे बीच बीच में मैं टेस्ट तुम लोगों को कराते रहूंगा, जब भी फुल मॉक टेस्ट नहीं दूंगा तो